शादी के बाद जैसे ही मधु ससुराल पहुंची, वो सीधा रसोई घर में चली गई। पीछे पीछे उसकी सास आ गई। अरे बहू, न तूने कपड़े बदले न हाथ मुंह धोए, सीधा किचन में खाना बनाने आ गई। सासू माँ, आप सब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे खाना बनाने का कितना शौक है। अगर तेरी यही इच्छा है तो यही सही। ठीक है सासू माँ, अब आप लोग आराम कीजिए, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। उसकी सास वहां से चली गई। इसके बाद मधु ने 56 तरह के पकवान बनाकर 1-2 घंटे में तैयार कर दिए। उसने खाने की टेबल पर जैसे ही खाना लगाया, वैसे ही खाने की महक सुनकर वहां पर उसकी सास, पति विक्रम और ननद पायल आ गई। भाभी, ये क्या बना दिया आपने? हम तो खुद ब खुद खींचे चले आए यहाँ पर। हाँ मधु, जब खाने की महक इतनी अच्छी है तो खाना कितना स्वादिष्ट होगा। उन लोगों ने खाना शुरू किया। बहू, लगता है तुझे अन्नपूर्णा देवी का कोई आशीर्वाद मिला है। तो इस तरह धीरे धीरे पूरे गांव में मधु के खाने की चर्चा होने लगी। ठंड का मौसम चल रहा था और विंटर वेकेशन भी थी। एक रोज विक्रम बहुत खुशी खुशी घर आया। माँ, बाहर बर्फबारी हो रही है और ठंड भी बहुत हो रही है। 1 महीने की हम लोगों को छुट्टी मिली है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि हम सब एक साथ मनाली घूमने चलेंगे। अरे वाह भैया, क्या खुशखबरी दी आपने। हमें तो लगा था कि आप सिर्फ भाभी को लेकर घूमने जाएंगे। अरे नहीं पायल, ये फैसला मैंने और विक्रम ने मिलकर एक साथ लिया है। जब तक पूरा परिवार साथ ना हो तब तक मजा नहीं आता। बहू, खाना तो सबसे अच्छा बनाती ही है। तेरी सोच भी आज की लड़कियों के हिसाब से बहुत अच्छी और बहुत अलग है। चलो जल्दी से हम लोग तैयारी कर लेते हैं। कब निकलना है विक्रम हम लोगों को? माँ, कल सुबह 8 बजे की ट्रेन है। हमें यहाँ से 6 बजे ही निकलना होगा। सब लोग जल्दी उठ जाना। अगले दिन विक्रम का परिवार सुबह बहुत जल्दी उठ गया और 6 बजे ही सारा सामान लेकर घर से निकल गया। वो लोग जैसे ही ट्रेन में बैठे, वैसे ही बहुत तेज बारिश होने लगी और हल्की हल्की बर्फ गिरने लगी, जिससे खिड़की से बाहर का नजारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। पायल, ट्रेन के बाहर देखो जरा, ऐसा लग रहा है जैसे ये ट्रेन स्वर्ग में चल रही है। हाँ भाभी, क्या मस्त नजारा है। खैर, शाम तक वो लोग मनाली स्टेशन पहुंच गए। प्लेटफॉर्म पर उतरने के बाद विक्रम ने कहा, अब यहाँ से होटल तक जाने के लिए हमें मेट्रो पकड़नी होगी। अभी रास्ता यहाँ से बहुत दूर है, पहाड़ों के बीच से होकर जाती है वो मेट्रो। फिर तो बड़ा मजा आएगा। विक्रम अपने परिवार को लेकर सीधा मेट्रो स्टेशन पहुंच गया। वहाँ पर बहुत भीड़ थी क्योंकि बहुत सारे कपल वहाँ पर आए हुए थे। माँ, आप लोग यहीं रुकना, कहीं जाना मत। मैं अभी टिकट लेकर आता हूँ। भीड़ बहुत है, कहीं इधर उधर हो गई तो मैं आपको ढूंढता ही रहूंगा। यहाँ पहाड़ी इलाका है, नेटवर्क भी नहीं मिलता जल्दी। बेटा, तू फिक्र मत कर, हम सब तुझे इसी जगह मिलेंगे। विक्रम जल्दी से टिकट लेकर उसी जगह पर आया, लेकिन वहाँ पर उसका परिवार मौजूद नहीं था। अब विक्रम परेशान हो गया। मैंने इन लोगों को साफ साफ बोल दिया था कि यहाँ से कहीं मत जाना, लेकिन ये लोग मेरी कभी बात नहीं मानते। अब कहाँ ढूंढूं मैं इन लोगों को? विक्रम अपने परिवार को वहीं पर आसपास ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। काफी देर ढूंढने के बाद वो थक कर उसी जगह पर बैठ गया। तभी अचानक पीछे से किसी ने हाथ रखा उसके कंधों पर। विक्रम ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसका पूरा परिवार खड़ा था। अरे कहाँ चले गए थे आप लोग? मैंने आप लोगों को मना किया था ना यहाँ से कहीं जाने के लिए। अरे आप गुस्सा मत कीजिए, हम लोग यहीं पीछे छिपे हुए थे, बस आपके साथ थोड़ा सा मजाक कर रहे थे और कुछ नहीं। इतने में वहाँ पर मेट्रो ट्रेन आ गई। विक्रम भी किसी तरह अपने परिवार को लेकर उस मेट्रो ट्रेन में बैठ गया और ट्रेन चलने लगी। मेट्रो ट्रेन के अंदर से बाहर का नजारा बहुत खूबसूरत लग रहा था क्योंकि बाहर बर्फ के पहाड़ थे। भाभी, ऐसे बर्फ के पहाड़ मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखे हैं। पायल, ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं, बल्कि मनाली है। और ठंड के मौसम में यहाँ ऐसे ही पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगती है। ट्रेन चलती जा रही थी। सभी यात्री यात्रा का आनंद ले रहे थे। ट्रेन पहाड़ के बीचों बीच चल रही थी। तभी अचानक बर्फबारी इतनी तेज हो गई कि ट्रेन की पटरी पर भी बर्फ जम गई, आसपास भी बर्फ जम गई। आप सभी यात्रियों के लिए मुझे खेद है कि ट्रेन मुझे बीच रास्ते में रोकनी पड़ी, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा मेरे पास। सामने बहुत ऊंची ऊंची बर्फ जम गई है। ट्रेन के आसपास भी बर्फ जमी हुई है। यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब जब तक बर्फबारी बंद नहीं हो जाती और सारी बर्फ पिघल नहीं जाती, तब तक हम यहां से नहीं निकल सकते। आगे खतरा हो सकता है। उस बोगी में बैठे सभी यात्री परेशान हो गए। धीरे धीरे रात हो गई, लेकिन बर्फबारी बंद नहीं हुई और वो ट्रेन वहीं खड़ी रही। भाभी, दिन से रात हो गई, हम कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? पायल, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर ये ट्रेन आगे बढ़ती है तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है, और वैसे भी ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं सकती जब इतनी मोटी मोटी बर्फ की परत जम गई है।
ऐसे ही धीरे धीरे 2 दिन बीत गए, लेकिन न बर्फबारी बंद हुई, न वहां पर कोई उनकी मदद करने पहुंच पाया, क्योंकि वो जगह ही कुछ ऐसी थी। सभी यात्री परेशान होने लगे। पता नहीं किसका मुंह देखकर हम लोग मनाली घूमने निकल आए थे। 2 दिन से बिना खाए पिए हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। अरे अब किया भी क्या जा सकता है बहन जी, यहाँ तो खाने पीने का भी कोई इंतजाम नहीं है। वो वाली ट्रेन होती तो हमें खाना मिल जाता, मेट्रो में तो खाने की कोई व्यवस्था भी नहीं होती। उन लोगों की बातें मधु और उसका पूरा परिवार सुन रहा था। तभी अचानक मधु ने अपना एक बड़ा सा बैग खोला, जिसमें एक छोटा सा स्टोव था और खाना बनाने का ढेर सारा सामान भी था। सभी यात्री ये देखकर हैरान हो गए, खास तौर पर उसकी सास। अरे बहू, ये तो वही स्टोव है ना जो तुझे दहेज में मिला था। ये तू यहाँ लेकर क्यों चली आई? और इतना सारा राशन तूने भर लिया, वो भी बिना हमसे बताए। सासू माँ, आप तो जानती हो मैं खाना बनाने के लिए कितनी पागल हूँ, इसीलिए ये सारा अनाज और ये छोटा सा स्टोव मैंने रख लिया था। सोचा था मनाली जाकर हम लोग खुद का बनाया हुआ खाना खाएंगे, क्योंकि वहाँ पता नहीं कैसा खाना मिल जाए हमें। लेकिन अब लगता है कि मेट्रो ट्रेन में ही मुझे खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग भूखे हैं, किसी ने भी 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। बहू, कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये तुमने बहुत अच्छा किया। हम सब भी तुम्हारी मदद करेंगे। कम से कम भूखे मरने से तो अच्छा ही है। आज तुम्हारी वजह से हम सबकी जान बच जाएगी। भाभी, अब जल्दी से हम लोग मिलकर खाना बनाते हैं। पायल और मधु ने जैसे ही खाना बनाना शुरू किया, वैसे ही सभी यात्रियों की भूख और बढ़ने लगी। उनमें से एक यात्री ने कहा, बेटा, ये क्या बना रही हो तुम? खाने की ऐसी खुशबू हमने आज तक महसूस नहीं की। जब इसकी महक इतनी अच्छी है तो खाने में कैसा होगा? अब मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। आप लोग बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, बस थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो जाएगा। और वैसे भी इस बोगी में है ही कितने लोग? ज्यादा से ज्यादा 20 लोग होंगे। सबके लिए भरपूर खाना है। थोड़ी देर बाद मधु ने पूरा खाना बना लिया और उसने सभी को खाना दे दिया। 2 दिन से उन लोगों ने खाना नहीं खाया था, इसीलिए सब जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। बहू, सच में ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। अगर तुम इतना सामान लेकर नहीं आती तो हम सबका क्या होता। दिल से दुआ निकलती है तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए। मधु, आज तुम्हारी वजह से हमें इतने सारे लोगों की दुआएं मिल रही हैं। माँ आपने मेरे लिए इतनी अच्छी लड़की ढूंढी, थैंक्स। मेरा कोई भी फैसला गलत नहीं होता बेटा, चुपचाप खाना खाओ। वैसे भी भूख के मारे तो मेरा सर घूमा जा रहा है। तो इस तरह बातें करते करते पूरी बोगी में मौजूद सभी यात्रियों ने खाना खा लिया। तब जाकर उन्हें थोड़ा सुकून मिला। कुछ घंटे बाद बर्फबारी बंद हुई। अगली सुबह तक ट्रेन की पटरी के सामने से सारी बर्फ पिघलकर खाई में चली गई और ट्रेन एक बार फिर से चलनी शुरू हो गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कम से कम रास्ता तो क्लियर हुआ। वो मेट्रो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंचने वाली थी, इसीलिए सभी यात्रियों ने मधु से उसका नंबर मांग लिया। बेटा, इन सबको तुम अपना नंबर दे ही दो, लेकिन मुझे तुम स्पेशली अपना नंबर दे दो। मेरा बहुत बड़ा होटल है। अगर इस खाने की रेसिपी हमें बता दो तो हम तुम्हें लाखों रुपए दे सकते हैं, या फिर तुम हमारे होटल में काम भी कर सकती हो। ये सुनकर विक्रम, उसकी माँ और पायल को मधु पर बहुत गर्व महसूस हुआ। उसने सभी के साथ साथ उस होटल के मालिक को अपना नंबर दे दिया। थोड़ी ही देर बाद प्लेटफॉर्म आ गया और सभी लोग मनाली घूमने लगे। लगभग 1 हफ्ते बाद विक्रम का परिवार मनाली घूमकर वापस अपने घर आ गया। तभी होटल वाले का फोन मधु के पास आया। मधु जी, मैं वही मेट्रो ट्रेन वाला यात्री बोल रहा हूँ। मैंने आपको अपने होटल के बारे में बताया था ना। कल आप अपने पति के साथ मेरे होटल में आ जाइए। मैं आपको अपना एड्रेस मैसेज कर देता हूँ। मधु अपने पति के साथ होटल पहुंची। बातचीत करने के बाद अगले दिन से मधु ने होटल ज्वाइन कर लिया। होटल में मधु मेट्रो में खाना बनाने वाली बहू के नाम से फेमस हो गई। कोमल की शादी की डेट फिक्स हो गई थी। इस वजह से वो लगातार दिन रात ट्यूशन पढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहती थी। इसी वजह से कोमल ने एक्स्ट्रा ट्यूशंस लेना शुरू कर दिया। कोमल, कितनी मेहनत करती है तू। देख, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अभी तू थोड़ी देर पहले ट्यूशन लेकर आई थी, अब फिर पढ़ाने जाने लगी। ऐसे अपना ख्याल नहीं रखेगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अगले महीने तेरी शादी है, कुछ तो अपना ख्याल रखा कर। मम्मी, मैं इसी वजह से एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़ा रही हूँ ताकि शादी के समय में होने वाले खर्चों में पापा की थोड़ी हेल्प कर सकूं। वो बेचारे भी तो पूरा दिन नौकरी करके रात को थक हार कर घर लौटते हैं। वैसे भी अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़ाने के अलग पैसे मिल रहे हैं। मैंने इसीलिए कुछ नई ट्यूशन पकड़ ली है। सोच रही थी जो पैसे आएंगे उनसे कपड़ों के और ब्यूटी पार्लर के पैसे निकल जाएंगे।
ठीक है, तो एक काम करना, जब तेरी ट्यूशन के पैसे मिलेंगे तो मेरे साथ चलना। हम तेरी शादी का लहंगा और बाकी के कपड़े खरीद लेंगे और जो पैसे बचेंगे वो तेरे ब्यूटी पार्लर के काम में आ जाएंगे। कोमल दीदी, शादी के दिन हमें ब्यूटी पार्लर टाइम पर पहुंचना होगा। उस दिन शादी की बहुत साए हैं। मेरी सहेली तो बता रही थी कि ब्यूटी पार्लर में उस दिन बहुत सारे ब्राइडल मेकअप की लाइन लगने वाली है। कोमल, तूने ब्राइडल मेकअप के लिए पार्लर की बुकिंग कर ली है ना? हाँ मम्मी, मैंने एडवांस में 1000 रुपए जमा करवा दिए। टोटल 8000 रुपए मांग रही है। बाकी के शादी के दिन जब मेकअप हो जाएगा उसके बाद पकड़ा दूंगी। ट्यूशन की फीस भी आ जाएगी ना तब तक। क्या हुआ मम्मी, तुम रोने क्यों लगी? बेटियों का अरमान होता है कि उनकी शादी खूब धूमधाम से हो, पर यहाँ पर तो तू खुद ही सब कुछ कर रही है। हम तेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। तभी कोमल के पापा भी आ जाते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कोमल की माँ। कैसा बाप हूँ जो अपनी बेटी की शादी में उसका खुद का ही खर्चा करवा रहा हूँ। पापा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैं आपकी बेटी हूँ और खुद की शादी में अगर मैंने थोड़े पैसे खर्च कर भी दिए तो क्या हुआ पापा? आप भी तो कितनी मेहनत कर रहे हो। और पापा, मैं बहुत खुश हूँ। हम मिलकर सब अच्छा कर लेंगे। आप किसी बात की कोई चिंता मत करना। अपनी बेटी कोमल की बातें सुनकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोमल धीरे धीरे शॉपिंग शुरू करती है। उसे जो भी ट्यूशन के पैसे मिल रहे थे उनसे वो अपना शादी का सामान खरीद रही थी। शादी का दिन आया और कोमल ब्राइडल मेकअप के लिए अपनी बहन निशा के साथ ब्यूटी पार्लर में जाने लगती है। पर जैसे ही वो मेट्रो से उतरकर पार्लर के लिए रिक्शा लेने लगती है, अचानक बाइक पर 2 चोर उसका पर्स छीनकर भाग जाते हैं। कोमल और उसकी बहन निशा खूब चिल्लाते हैं, पर उन बदमाशों को कोई पकड़ नहीं सकता था। वो पल भर में ही वहाँ से गायब हो गए। बेटा, अक्सर ही ऐसा होता है। ये बदमाश इसी फिराक में होते हैं कि कब किसको निशाना बना सके। अब हाथ नहीं आने वाले, कोई फायदा नहीं, वो तो भाग गए। अब क्या करूं? मेरे तो ब्यूटी पार्लर के सारे पैसे मेरे पर्स में थे। मैं पार्लर कैसे जाऊंगी? मैं कैसे तैयार होंगी? दीदी, आप एक बार ब्यूटी पार्लर में फोन मिलाकर देख लो, क्या पता वो ऐसे ही आपको तैयार कर दे। आप उन्हें बता देना कि आपके पैसे चोरी हो गए। दीदी, हम पापा को फोन करें क्या? नहीं नहीं निशा, मैं पापा को बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती। वो शादी के दूसरे कामों में लगे हुए हैं। मैं एक काम करती हूँ, तेरे जीजू को फोन करती हूँ। कोमल अपने होने वाले पति सूरज के मोबाइल पर फोन करती है, पर सूरज का मोबाइल फोन स्विच ऑफ था। कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ब्यूटी पार्लर में फोन मिलाती है, पर पार्लर वाली भी बिना पैसों के मेकअप करने के लिए मना कर देती है। शादी का टाइम हो रहा था और शाम के 6 बज चुके थे। कोमल का दिमाग घूम रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके पास घर वापस जाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपनी बहन निशा का हाथ पकड़ा और मेट्रो में चढ़ गई। वहाँ कोने की सीट पर कोमल निशा के साथ उदासी से भरी आंखें लेकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कोमल दीदी, अब क्या होगा? आज तो आपकी शादी है और आप अभी तक तैयार नहीं हुए। घर पहुंचकर पापा को क्या बोलोगे? और आप दुल्हन के रूप में तैयार नहीं हुई तो आपकी शादी कैसे होगी दीदी? कोई बात नहीं निशा, मैं घर जाकर थोड़ा बहुत मेकअप खुद ही कर लूंगी। बस मुझे इतना समय मिल जाए। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था? आज मेरी शादी है और आज ही मेरे पैसे चोरी हो गए। कोमल की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वही निशा के बराबर में एक लेडी बैठी हुई थी। उसके हाथ में मेकअप किट था। उसके पास खड़ी एक लड़की के पास मेकअप की ट्रॉली थी। वो लेडी और लड़की कोमल और निशा की बातें सुन रही थी। अच्छा, तो आज तुम्हारी शादी है और दुल्हन अभी तक तैयार नहीं हुई? जी हाँ, मेरी शादी है आज, पर हमने सब सुन लिया है। टेंशन मत लो, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मेरा नाम शोमा है और ये मेरी सिस्टर शीना। मैंने सोशल मीडिया पर आपका बहुत नाम सुना है। आप तो मशहूर मेकअप आर्टिस्ट शोमा शीना हो ना? हाँ, हम दोनों रियल सिस्टर्स हैं। शोमा दीदी और मैं एक ब्राइडल मेकअप करके ही वापस लौट रहे थे। रास्ते में जाम बहुत था। हमें रात को एक पार्टी में भी पहुंचना है, इसलिए हम दोनों ने मेट्रो में सफर करना बेहतर समझा। पर हमें नहीं पता था कि हमें रात की पार्टी से पहले एक और दुल्हन को तैयार करना है, और वो दुल्हन मेट्रो में ही है। अच्छा, तो कहाँ है वो दुल्हन? किसी दूसरी साइड बैठी है? नहीं, वो बिल्कुल हमारे बराबर में ही बैठी है। वो दुल्हन तुम हो। मैं? हाँ, तुम ही हो वो दुल्हन। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम कोमल है और ये मेरी बहन निशा है। मैम, आप मेरी दीदी का मेकअप करोगे? दीदी इनसे मेकअप करवाने के लिए तो पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। आप कितनी लकी हो, आपका मेकअप यहाँ की बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट शोमा शीना करेंगी। पर मैम, मैं इतना महंगा मेकअप नहीं करवा सकती। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। पैसे मांगे किसने है? उसकी टेंशन मत लो। अब तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, हम तुम्हारा दुल्हन का मेकअप करेंगे। एक काम करो, तुम पहले पूरा मेकअप करवा लो और उसके बाद मेट्रो स्टेशन के वॉशरूम में तुम चेंज कर लेना। जो थोड़ा बहुत मेकअप ठीक करना होगा हम बाद में ठीक कर देंगे। इससे तुम्हारा भी समय बचेगा और हमारा भी। थैंक यू सो मच दीदी। उसके बाद मेट्रो में ही शोमा शीना कोमल का दुल्हन वाला मेकअप करती है। कोमल मेकअप करके बहुत सुंदर लग रही थी।
उसके बाद वो एक मेट्रो स्टेशन पर उतरते हैं। वहां पर कोमल वॉशरूम में कपड़े चेंज करती है और दुल्हन का लहंगा पहन लेती है, जिसके बाद वो सब अगली मेट्रो पकड़ लेते हैं। अब जब कोमल पूरी तरह से सज संवर कर दुल्हन के रूप में मेट्रो में दोबारा चढ़ती है तो सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। दीदी, आज जो आपने मेरे लिए किया है वो हर कोई नहीं करता। मैं आपका यह एहसान हमेशा याद रखूंगी। आप दोनों बहुत अच्छे हो। बस बस बस, अब आंसू नहीं आने चाहिए आंखों में, वरना हमारा इतनी मेहनत से किया हुआ मेकअप आंसुओं में धुल जाएगा। अब तुम सुबह विदाई के समय ही रोना, अभी तो मुस्कुरा दो, मुस्कुराने से मेकअप और निखर कर आएगा। चलो अब हमारा स्टेशन आ गया, तुम भी आराम से घर जाना। और हाँ, मैंने तुम्हें अपना मोबाइल नंबर दिया है, अपने सारे फोटोज शादी के हमें सेंड कर देना। हम भी तो दिखाएंगे कि हमारी एक कस्टमर हमें मेट्रो में मिली थी, हमने मेट्रो में दुल्हन का मेकअप किया था। हाँ, मैं आपको सारी फोटोज और वीडियोज भेज दूंगी। कोमल और निशा शोमा शीना को बाय करती हैं। कुछ देर बाद उनका भी स्टेशन आ जाता है। निशा ने तो जाते से ही अपने मम्मी पापा को सारी कहानी सुना दी। कोमल के मम्मी पापा शोमा शीना को बहुत दुआएं देती हैं। उस दिन कोमल दुल्हन के रूप में सचमुच बहुत सुंदर लग रही थी। कहते हैं दुनिया में ऐसे बहुत से अच्छे इंसान होते हैं जो हमेशा जरूरत पर मदद के लिए आगे आते हैं, तभी तो ये इंसान भगवान के फरिश्ते कहलाते हैं। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।